जरा अपने ख्याल में ये सोच कर देखिए कि आखिर स्वर्ग दिखता कैसा होगा, क्योंकि हमारे स्वर्ग के ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत कुछ हमारे देश के उत्तराखंड के इन पहाड़ों में छुपा है। एक ऐसी जगह जहां का हर रास्ता आपको कुदरत के और करीब ले जाता है, इतना करीब कि कुमाऊं हिमालयस के इन ऊंचे पहाड़ों के ग्लेशियर्स को अपनी आंखों के सामने अनगिनत वाटरफॉल्स में बदलते देख सके। ऐसी जगह जहां इन हेवनली नजारों के लिए कई घंटों का ट्रैक नहीं, बस यहां बसे इन घरों की खिड़की से झांकने की जरूरत है। उत्तराखंड में छुपी ये खूबसूरत जगह है दारमा वैली। लेकिन इस हेवन तक जाने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि दरमा वैली इतना दूर बसी है कि यहाँ की कैपिटल देहरादून से भी 700 किलोमीटर दूर है, यानी कम से कम 2 दिन का सफर, जो आती है उत्तराखंड के इस खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में। यहाँ रास्ते खूबसूरत तो हैं, पर खतरनाक भी। सर के ऊपर चट्टानों की छत और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। पहाड़ों को काटकर बनाया ये रास्ता सिर्फ एक लौता रोड है जो दरमा वैली को बाकी इंडिया से जोड़ता है। वहीं इन चट्टानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी भी वक्त नीचे आ गिरेंगी। बस पत्थर कैसे जैसे तैसे अटके हुए हैं, तो हल्के हल्के वो गिरते रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की रोड है ये वाला। पर इन रास्तों पर आगे चलते चलते ये वैली खुल जाती है, और यही एक चीज मैंने नोटिस की। इस रास्ते पर टैक्सी की छत पर बैठ के सफर करना यहाँ के लोकल्स के लिए बिल्कुल आम बात है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। तो अब मैं गाड़ी के ऊपर से ही बाकी का रास्ता कवर कर रहा हूँ, और इन लोगों का तो ये रोज का है ये ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। ऐसे ही ट्रैवल करते हो आप ना, ऐसे ही जाते हैं। वैसे ये मज़ेदार तो है, पर रिस्की है भाई बहुत ज़्यादा। हाँ, ये रिस्की तो है, पर इन नज़ारों को देखने के लिए इससे अच्छी कोई सीट हो ही नहीं सकती। और बस कुछ ही देर में मैं दरमा वैली के सबसे खूबसूरत विलेज में पहुंच गया, जिसका नाम है दंतू। लेकिन यहाँ आते आते शाम ढल चुकी थी, इसलिए उस वक्त मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अगले दिन मेरे सामने कितनी खूबसूरत दुनिया खुलने वाली है। और जैसे ही सुबह हुई, वो दुनिया अब मेरी आंखों के सामने थी। यार मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है यार, सच में बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। जब मैं यहाँ रात को लेट आया था और कुछ नहीं दिख रहा था, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं इस खूबसूरत जगह पे बैठा हूँ यार। दंतू गांव से दिखता ये खूबसूरत नज़ारा है पंचाचुली का, जहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ 5 खूबसूरत पीक्स दिखते हैं, वो भी इतना करीब से जैसे पूरा हिमालय आपके सामने आ खड़ा हो। अभी जिस विलेज में मैं हूँ, दंतू विलेज में, वो इतनी परफेक्ट लोकेशन पर है कि मतलब आपको इसके पास में बस 1 किलोमीटर दूर एक और विलेज बसा हुआ है ना, वहाँ से ऐसा नज़ारा दिखेगा, ना कहीं रोड से पहले ऐसा नज़ारा दिखेगा, नहीं रोड में कहीं आगे ऐसा नज़ारा दिखेगा जो यहाँ से पंचाचुली का इतना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। पर हेवन का ये नज़ारा सिर्फ पल भर की कहानी नहीं, कुछ लोगों के लिए ये घर है, और उनमें से ही एक घर में मैं भी ठहरा हूँ। तो यहीं के एक लोकल घर में रुका हुआ हूँ मैं, जो कि बाहर से पत्थर के हैं और अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। अंदर से मड की दीवारें हैं, ये सारी नेचर के साथ मिलकर ही पूरा घर बनाया गया है, और नेचर की मदद से इनका पूरा लाइफस्टाइल जो है वो चल रहा है यहाँ पे। पर आप इस रूम को देख के समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ ये लोग रह रहे हैं। रोज़मर्रा की छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बट अगर इस स्वर्ग में रहना है तो उसकी तो एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो यही है
कि फैसिलिटीज़ को भूलना पड़ेगा। अगर फैसिलिटीज की बात करें तो यहाँ गांव तक आने की रोड तो है, पर उसमें टरमैक यानी बजरी नहीं है। गांव में बिजली के लिए डीजल जनरेटर तो है, पर उसकी तारों में बिजली नहीं है। नेटवर्क के लिए यहाँ टावर तो है, पर उसमें सिर्फ कॉलिंग है, इंटरनेट नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों ने हर चीज का खुद जुगाड़ निकाला है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हर घर में सोलर पैनल्स हैं, जो बैटरी को चार्ज करके यहाँ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा देते हैं, पर इतनी भी नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रिक गीजर चल सके। इसलिए यहाँ कुछ इस तरह का गीजर होता है। ये पानी गर्म करने के लिए, जैसे कोई नहाने वाने का पानी हो, ये एक तरह से गीज़र का काम करता है, जिसमें लकड़ी से पानी गर्म होता है। तो एक तरह से इसमें अंदर एक तंदूर का सिस्टम है, तंदूरी गीज़र है एक तरह से। मतलब कितना मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइव करना कि पानी ऐसे बार बार लकड़ी डाल के गर्म करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सोलर गीजर क्यों नहीं है, क्योंकि वो यहाँ के लोगों के लिए महंगा पड़ता है। इंटरनेट के लिए तो यहाँ बहुत सही जुगाड़ है। दंतु विलेज से कुछ किलोमीटर दूर इन लोगों ने एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहाँ इंटरनेट आता है। ये क्या कर रहे हो भैया? ये मोबाइल नेटवर्क वहीं पकड़ता है, तो इसलिए यहाँ फ़ोन रख के छोड़ देते हैं। फोन लगे छोड़ दे, मैसेज ऐसे उसमें आता है ना, नेट चलता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, तो इसलिए जहाँ नेटवर्क आता है वहाँ ऐसे लिख देते हैं कि अरे भाई नेटवर्क इधर है। और नीचे आप देख रहे हो कि फ़ोन रखे हुए हैं लोगों ने, यहाँ पे डाउनलोडिंग वगैरह चलती है, या फिर किसी को कुछ भेजना हो तो ऐसे चल रहा है यहाँ पे। इंसान की बनाई फैसिलिटीज यहाँ बेशक कम हो, पर नेचर का दिया यहाँ सब कुछ है। खूबसूरत हरियाली और खेती के लिए बढ़िया ज़मीन, साफ हवा और साफ पानी भी। अब यहाँ फैसिलिटीज़ चाहे कितनी भी कम हो, पर यहाँ टैप वाटर डायरेक्टली पी सकते हैं, और ये फैसिलिटी सिटीज़ में नहीं मिलती। पर हम लोग तो साफ पानी के लिए वाटर प्योरीफायर, साफ हवा के लिए एयर प्योरीफायर और अच्छे टेम्परेचर के लिए एसी लगाकर उसे लग्जरी बुलाते हैं। पर असली लग्जरी ये है या वो, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। पंचाचुली का नज़ारा तो एक स्वर्ग में होने का एहसास कराता ही है, पर जैसे ही इस गांव की गलियों में कदम रखते हैं तो ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ पत्थर से बने घरों के बीच होना उस दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है जिसे हम जानते हैं। लेकिन मुझे तो इस दुनिया को और जानना था, तो इसलिए यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करी, तो पता चला कि कोई मुझे पहले से ही जानता है। हाँ जी, नमस्ते। आपने पहचान लिया? वीडियो देखा था। अच्छा, आपने देखा? मैं आपके वीडियोस। अच्छा से है कि नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया वीडियोस होते हैं आपके, वॉइस तो बोलते हो ना। थैंक यू। आप यहाँ पे कैसे वीडियो देख लेते हैं? यहाँ तो इंटरनेट ही नहीं आता। यहाँ नहीं, मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं भी लोकेशन में आई हूँ। अच्छा, आप नोएडा में रहते हो, वैसे यहाँ से हो, इस गांव से हो? अच्छा अच्छा, आइए चाय पिलाते हैं आपको। चलो। पहली बार गांव में कोई सब्सक्राइबर मिला है। मैं दूर से देखा है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे इस घर में रहने वाली एक दीदी ने मुझे पहचान लिया है, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि गांव में मैं जिसमें घूमने गया हूँ वही पहचान ले मुझे। थैंक यू। अच्छा, आपकी वेकेशन नहीं है? ये भी नोएडा में रहती है। चाय पर काफी सारी बातें करने के बाद दीदी की पूरी फैमिली के साथ एक फोटो भी हुआ। आओ सब लोग, आओ सब लोग, हम भी आओ। दिख रही हो? दिख रही है? यही तो वो पल हैं जो इस सफर को और भी खूबसूरत बना देते अच्छा हैं। लगा आप सबसे मिलकर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। और फिर यहाँ से विदा लेकर मैं पहुंचा यहाँ के सब्जियों के खेतों में। यहाँ पे घरों के पास कुछ खेत वगैरह हैं, तो वहाँ पर इतनी सारी सब्जियाँ उग रही हैं जो भैया दिखा रहे हैं मुझे निकाल के। कुछ ताज़ा यहाँ से फ्रेश एकदम ऑर्गेनिक मूलियाँ निकाली गई हैं। अरे वाह, मूली। और कुछ लहसुन निकाल रहे हैं वो। तो यहाँ पर ही अपनी पर्सनल नीड के हिसाब से सब्जियाँ उगाते हैं और फिर बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे कुछ वायलेट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं मुझे, और वो एक्चुअली जब मैंने पता किया तो
उसमें वॉयलेट कलर के आलू आते हैं यार। ये वॉयलेट कलर के आलू पहली बार देख रहा हूँ मैं सच में। तो ये सब सब्जियों का मिक्सचर, एक तरह से मिक्स वेज फार्म है ये। ये भी सही है। वैसे भी जब आप एक इतनी रिमोट जगह पर रहते हैं तो अपना खाना खुद उगाना एक ऑप्शन नहीं बल्कि ज़रूरत बन जाता है। ला मैं करूँ? क्या बात है, मेहनती हैं काफ़ी आप भी। हाँ, यहाँ के लोग मेहनती है। पहाड़ में जो भी रहता है सब मेहनती होते हैं। जहाँ दूर दूर तक ना कोई पब्लिक फैसिलिटी है ना कोई हॉस्पिटल, तो ये लोग जानते हैं कि यहाँ एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आज भी ज़्यादातर लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। शायद इसी अपनेपन ने सिर्फ इनके घर ही नहीं, इनकी पहचान भी संभाल कर रखी है। चुंगबाला, जो दरमा वैली में रहने वाले लोग यानी रंग ट्राइब की एक खूबसूरत ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसकी खूबसूरती की झलक यहाँ घरों की दीवारों पर भी दिखती है। पर मैंने यहाँ सिर्फ इनका कल्चर ही नहीं जाना बल्कि यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज भी सीखी। ये इनका नमस्ते कहने का स्टाइल है रंग कम्युनिटी का, तो नमस्ते कर रहा हूँ मैं उनको एक तरह से। जैनुला। जैनुला। ओके, थैंक यू। लेकिन मैं सिर्फ दंतु गांव तक आने के लिए ही नहीं आया था, बल्कि मुझे तो यहाँ से दिखते उन पहाड़ों के सबसे करीब जाना था। पर क्या इन पहाड़ों के और करीब जा भी सकते हैं? अभी तक वीडियो में आपने सुकून तो महसूस किया ही होगा। अभी तो आगे और भी सुकून आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ये जो सुकून है ना, उस तक आपको ले जाने में मेरी मदद कुछ आर्टिस्ट भी कर रहे हैं, जिनमें से कुछ अपने इंडिया के म्यूज़िक कंपोजर्स हैं, जो एकदम वैसा म्यूज़िक बनाते हैं जैसा मुझे चाहिए होता है। अगर आपको भी इनका म्यूज़िक या इनके जैसे टैलेंटेड दुनिया के हज़ारों आर्टिस्ट का म्यूज़िक अपनी वीडियोज़ में यूज़ करना है, वो भी रेस्ट्रिक्शंस फ्री, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में, तो वो बस आपको यहाँ मिलेगा, एपिडेमिक साउंड पर। इनके AI असिस्टेंट से अपनी ही लैंग्वेज में चैट करके बस इतना बताओ कि किस मोमेंट के लिए म्यूज़िक चाहिए, फिर ये खुद सही म्यूज़िक ढूंढ देगा। लेकिन एक सिनेमैटिक वीडियो की पहचान सिर्फ उसका म्यूज़िक नहीं, उसके साउंड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और वो भी आपको यहीं मिल जाएंगे। लेकिन मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको ये सब कुछ 90% ऑफ पर मिलेगा। एक बार ट्राई तो करो, वीडियोस की क्वालिटी में डिफरेंस अपने आप दिखेगा। जिस दिन मैंने पंचाचुली को पहली बार देखा था, तभी फैसला कर लिया था कि एक दिन इनके सबसे करीब जाऊंगा। पर इन पहाड़ों तक जाने के लिए एक ही रास्ता है, पंचाचुली बेस कैंप ट्रैक। तो अब तक पंचाचुली को मैं बहुत दूर से देख रहा था, पर मैं उसके बहुत करीब जाने वाला हूँ। और यहाँ से पंचाचुली का ट्रैक स्टार्ट हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रास्ता होने वाला है, अलग अलग लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। मैं ऑलरेडी थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि यहाँ से थोड़ी हाइट, मतलब थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो रही है। तो चलो चलते हैं। लेकिन ट्रैक शुरू होने के कुछ देर में ही पंचाचुली का जितना भी नज़ारा दिख रहा था, अब वो भी छुप जाता है, क्योंकि ये रास्ता ले जाता है एक डेंस फॉरेस्ट में। अभी चलते चलते इतने डेंस फॉरेस्ट में एंटर हो चुके हैं, और इतनी ज़्यादा हाइट पे भी इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है जो कि पूरा चिड़ियों की आवाज़ से गूंज रहा है। बहुत ही अच्छी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, पूरा फुल ऑफ लाइफ है। और कहीं कहीं से आप देख रहे हो धूप फिल्टर होती आ रही है। ये देखो, इतनी सुंदर लगती है ना जब ये पाइन फॉरेस्ट के बीच में से जब थोड़ी सी सनलाइट फिल्टर होकर आती है। काफ़ी देर तक इस जंगल में चलने के बाद आखिरकार ये रास्ता खुल जाता है इन खूबसूरत मेडोज में, जिन्हें उत्तराखंड में कहा जाता है बुग्याल। इन मेडोज की ये हरियाली सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि काफी कंफर्टेबल भी है। तो ये मेडो में जो हमें घास दिखती है, ये घास का बहुत अच्छा यूज़ करते हैं लोकल्स, क्योंकि ये इसको गद्दे में डाल देते हैं सुखाकर, तो ये एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल मैट्रेस तैयार कर देती है। तो एक बार ट्राई करता हूँ कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है इस पे लेट के। ये सच में कंफर्टेबल है यार।
ऐसा लग रहा है मैं बादल में लेटा हूँ। लगभग ट्रैक का आधा रास्ता पूरा करके आराम तो बनता ही है, लेकिन यहाँ तो इन बुग्याल के असली ओनर्स ही आ गए थे, भेड़े, वो भी सैकड़ों की तादाद में। तो मैदान तो खाली करना पड़ेगा ही, पर यह अच्छा मौका था इन भेड़ चराने वाले लोगों की जिंदगी को करीब से जानने का। अच्छा, तो कई दिनों के लिए निकली हो मतलब है? 3 माह के लिए निकली। 3 महीने के लिए निकले हो? ओह, तो 3 महीने आप ऐसे ही इन बुग्यालों में घूमे रहोगे हैं? 3 महीने से और रहना वाना खाना वाना? टेंट वेंट है, खाना 3। अच्छा, वो सब लेके चल रहे हो? 3 माह का पहले आ गया राशन। अच्छा, 3 महीना यही करना है? कैसा लगता है आपको ऐसा करना? बताया जब इनके पीछे आ ही गए तो फिर चला नहीं है। मतलब अच्छा लगता है या फिर क्या बस मजबूरी में कर रहे हो? कैसे नहीं, अच्छा ही लगा। अच्छा लगता है? हाँ, इनके साथ सुकून तो होगा ना? सुकून है। खैर सिर्फ सुकून के लिए तो कोई ये काम नहीं करता, तो शायद थोड़ा सुकून और थोड़ी मजबूरी इनके इस सफर की वजह होगी। लेकिन सफर पर तो अभी मैं भी निकला हुआ हूं, और हर बढ़ता कदम मुझे मंजिल के करीब ले जा रहा है। बस मेरी मंजिल अब दिखने ही लगी थी। अभी आप ये वैली देख रहे हो पूरी ऐसे करके इस शेप में है। पूरा ऐसा लग रहा है जैसे नेचर के लैप में आ गया हूँ मैं, एकदम नेचर की गोद में आ गए हैं, पंचाचूली की गोद में आ गए हैं जैसे। सच में ये रास्ता ऐसे ही लग रहा है जैसे हेवन का है, वे टू हेवन। चलते चलते मैं ना सिर्फ इस ट्रैक के बल्कि इस वैली के ही आखिरी छोर पर आ गया, जिसे कहते हैं 0 पॉइंट। अब मैं पंचाचूली के इतना करीब आ चुका था कि जो दिखा उसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी। इतने सारे एंडलेस, काउंटलेस, मतलब आप गिन ही नहीं सकते, इतने सारे वाटरफॉल्स निकल रहे हैं। मतलब मैं इतनी सारी जगहों पे ट्रैवल किया है, पर कभी भी मैंने एक साथ इतने सारे वाटरफॉल्स नहीं देखे। और इनसे फ्रेश वाटर तो क्या ही हो सकता है, जो डायरेक्ट एकदम ग्लेशियर से पिघलते हुए बन रहे हैं। सामने कितना खूबसूरत वाटरफॉल दिख रहा है ना, मतलब वो देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रियलिटी है ही नहीं, वो कोई जैसे VFX है, कुछ किसी ने क्रिएट किया हुआ है। अनबिलीवेबल है ये वाटरफॉल्स। अच्छा तो बहुत ज़्यादा लग ही रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो इस तरह के नज़ारे को विटनेस कर पा रहा हूँ। सच में मान गया यार, ये स्वर्ग है यार। दिस इज़ हेवन, दिस इज़ हेवन। लेकिन इन नज़ारों के बीच इन पहाड़ों की एक अलग सच्चाई भी मेरे सामने आई। यहाँ पूरी दरारें पड़ी हुई हैं ज़मीन में। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ का ये हिस्सा टूटने वाला है कुछ दिनों में। पूरा फटी हुई है ये ज़मीन यहाँ से पूरी। मतलब हमें पता है कि पहाड़ टूटते बनते रहते हैं और ये उनका एक नेचुरल फिनोमेना है, बट कहीं ना कहीं ऐसे इतने ज़्यादा पहाड़ टूटना जो हम ह्यूमंस लापरवाही करते हैं उसकी निशानी है। अगर हम नेचर के प्रति अपनी जिम्मेदारी आज भी ना समझें, तो वो दिन दूर नहीं जब जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं वो ना बचे। ये पहाड़ हैं तो हम हैं, अगर ये नहीं तो हम भी नहीं। ये सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि ये संभाले हुए हैं। इस गांव को, इन नदियों को, आपके घर में जो पानी आता है, आप जो खाते हैं, हमारी हर चीज़ जुड़ी हुई है इनसे। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ आएँ तो यहाँ गंदगी ना फैलाएं। इन जगहों का ध्यान रखना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि जिम्मेदारी है हमारी, हम सबकी। और अगर आप यहाँ आएँ तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं। ट्रैक से लौटने के बाद
जब मैं वापस दंतु गांव आया तो पता चला कि जिन दीदी ने मुझे पहचाना था उनके घर से ब्रेकफास्ट का इनविटेशन आया है। नमस्ते नमस्ते। गोभी से मिले जाए सब्सक्राइब। हाँ पुष्पा जी। हाँ जी हाँ। हाँ भैया नाश्ता। अच्छा थैंक यू। तो दीदी ने मुझे खाने पे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है, तो यहाँ पे ये लोकल खाना है मेरे सामने। तो ये क्या है भैया, ये वाली चीज़? पैनकेक है, बकवीट के पैनकेक है। अच्छा, कुट्टू का पैनकेक है जो यहीं उगता है कुट्टू? ओह, कुट्टू यहाँ सबसे ज्यादा उगने वाली फसल है और काफी ज्यादा हेल्दी भी, तो इसलिए यहाँ के ट्रेडिशनल खाने में उसकी अहम जगह है। अब यूं तो ना ये फैमिली मुझे अच्छे से जानती थी ना ही मैं इन्हें, फिर भी इन्होंने जिस अपनेपन से मेरा स्वागत किया उससे एक बात समझ आती है, कभी कभी आपका व्यवहार ही आपका असली परिचय होता है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बस फिर मैंने यहाँ से विदा ली। हाँ फिर से आऊँगा ज़रूर। पर शायद दंतु से मुझे एक अधूरी ख्वाहिश के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक पंचाचुली का सबसे खूबसूरत नज़ारा सनराइज मुझसे छुपा हुआ था। एक हफ्ते तक मैं रोज सुबह उठकर उम्मीद करता था कि आज पहली गोल्डन लाइट इन पहाड़ों को छूती दिखेगी, पर मौसम ने एक भी दिन साथ नहीं दिया। तो मैं जल्दी जल्दी सुबह उठकर आया कि मेरे को सनराइज देखने को मिलेगा, और ये रहा सामने सनराइज। और देखते ही देखते मेरी आखिरी सुबह भी आ गई, और मैंने सोचा शायद इस बार इतना ही देखना लिखा है। लेकिन उस आखिरी सुबह मतलब इस नज़ारे ने, पंचाचुली ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि मैंने इससे खूबसूरत पहले कभी कुछ देखा है। पर ये सनराइज़ देखना इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इतना स्पेशल था, क्योंकि ये जो पंचाचुली की 5 पीक्स हैं ये सारी पूरी गोल्डन हो जाती हैं सनराइज़ के टाइम पर, और इसी वजह से ये लगती हैं एक चूल्हे की तरह, यानी एक स्टोव की तरह, और इसीलिए इसका नाम रखा गया है 5 चूल्हे पंचाचुली। एक हफ्ते तक मुझे लगता रहा कि मैं सनराइज का इंतजार कर रहा हूं, पर शायद सनराइज मेरा इंतजार कर रहा था, उस पल के लिए जब मैं उसकी असली कीमत समझ सकूं। शायद जिंदगी भी हर ख्वाहिश उस वक्त पूरी नहीं करती जब हम चाहते हैं, वो तब पूरी करती है जब हम उसकी कीमत समझने लगते हैं। इस सफ़र के दौरान हमारी YouTube फैमिली के कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई। आप भी घूमते रहिए, क्या पता अगली मुलाकात आपसे ही हो।